कर देंगे क्योंकि उसके बाद आवाज एक ही आएगी तो अच्छा रहेगा। आज आपके सामने जाने माने इंटेंसिव केयर यूनिट के विशेषज्ञ, ये डॉक्टर साहब ने मैसूर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हुआ है। वो मेडिकल कॉलेज मैसूर के एलमनी है। एमडी आपने प्रयागराज मेडिकल कॉलेज से किया है। रॉयल कॉलेज ऑफ एनेस्थीसिया लंदन से आपने एफआरसीए किया हुआ है। रॉयल पेपवर्थ हॉस्पिटल कैम्ब्रिज में कोरोना के टाइम पे आप इंटेंसिव केयर यूनिट की सेवाएं देते रहे। आजकल आप नॉरफॉर्क एंड नॉर्विच यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे रहे, हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पेपर प्रकाशित किए हुए हैं। आज कोरोना के बाबत सामाजिक दायित्व समझते हुए वह समाज के भद्रजनों को मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेंद्र पाल सिंह व श्रीमती आशा जी कुलश्रेष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर मयंक जी को। मयंक जी, आपका स्वागत है। उनकी आवाज तो आ रही है, मैं मेरी वहां जाएगी नहीं। आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है संजीव अंकल? आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, मैं बड़ा कंफ्यूज था। हाँ सर, नहीं आ रही है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया आप जुड़े। जिससे अभी हमें एक इंदौर में भी को मैसेज जाएगा, 5 लाख कान कहता तो सुनाई पड़ता है। इंदौर में भी मैसेज जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इंदौर में वो इंदौर का जो मैसेज है वो मैंने अपने ग्रुप में डाला हुआ है। वाह काफी लोग वाह, जुड़ वेरी गए हैं, गुड, राजीव भी जुड़ गए हैं, बाकी लोग जुड़ रहे हैं। संजीव जी नमस्कार। क्योंकि मयंक का नाम जब आता है तो इंदौर वासी बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत दिन जुड़े रहे हैं मयंक जी। तो आपका मयंक जी अभी आपका इसमें स्वागत है। और आप पहले लोगों को कोरोना के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनकी सब चीजों को, क्योंकि हमारे यहाँ भाटसाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी डिग्री कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन आपके मुंह से सुने हुए सब लोगों को शायद ज्यादा विश्वास करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं कोरोना के बाबत, क्योंकि आपने इंटेंसिव केयर में बहुत दिन काम किया है और आप उसमें माहिर हैं, तो आप लोगों को कोरोना के बचाव, कोरोना की वैक्सीनेशन के बारे में थोड़े जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से बताइए। फिर उसके बाद हम लोगों के क्वेश्चन आंसर के लिए क्वेश्चन लेंगे और एक एक करके लोग हाथ उठाएंगे। यहाँ पे हमारे जो जूम का जो ऐप है उसमें हैंड्स रेज करेंगे और फिर अपना क्वेश्चन रखेंगे। सभी के क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश की जाएगी और कृपया एक एक करके करेंगे तो सारा कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। अब मैं मयंक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करिए। देखिए अनम्यूट हो रहा है आपका माइक। मैंने आपको परमिशन दे दी है, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। ओके, थैंक यू इंद्रेश अंकल। सभी बड़े लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार। मम्मा पापा को सादर चरण स्पर्श और अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप लोगों से मिलने का और आपसे बात करने का मौका दिया। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं मेरे सामने और मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुछ समाज के लिए अभी मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता कि हम लोग इस महामारी के बारे में बात करें। बस एक और मैंने अपने छोटे भाई से भी रिक्वेस्ट करी है, डॉक्टर प्रियंक कुलश्रेष्ठ कैलिफोर्निया से। वो कोरोना में रिसर्च कर रहे हैं अभी कैलिफोर्निया में, काफ़ी शोध पेपर वगैरह भी उसने प्रेजेंट किए हैं, तो वो भी हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएगा अंकल। तो आई वुड से कि अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इसमें तो वो भी, डॉक्टर प्रियंक कुलश्रेष्ठ वो भी जुड़ चुके हैं कैलिफोर्निया से। बहुत बड़ी महामारी से हम सब लोग त्रस्त हैं। आप लोग एक चीज के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं कि इंडिया के जो हमारा कल्चर है, सबसे मिलना, सबके पास आना जाना, घूमना फिरना, उस सबको कंट्रोल करते हुए पिछले 1.5 साल से सब लोग घर में बहुत ही संयम से और बहुत कंट्रोल करके अपने आप को रखे हुए हैं। और उसमें मेरे पेरेंट्स भी हैं, मतलब उनको रोज फोन करके पूछता हूँ भाई प्लीज घर से बाहर मत निकलिए।
और वो लोग भी मतलब पिछले 1.5 साल से ऐसा घर में बिल्कुल बंद के बैठे हैं। तो आप लोग एक मेंटल स्ट्रेस की फेज से पिछले 1.5 साल से निकल रहे हैं। ऑफ लेटली अभी रिसेंटली ये सेकंड फेज ऑफ कोविड की वजह से जो अपने कुलश्रेष्ठ परिवार के लोगों को बीमार हुए, कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ी, उस सब को देख के मेरा मन बहुत व्यथित, विचलित, थोड़ा डरा हुआ और आप सबके लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। तो आज मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे किसी को ज्ञान देने नहीं आया हूँ। जैसे इंद्रेश अंकल ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, सबके पास शायद मेरे से ज्यादा भी ज्ञान है। एक परिवार के बेटे की तरह बैठ के अपन लोग ये बात करेंगे कि आखिर क्यों, क्या, कहाँ कमी रह रही है, क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारे बीच के हमारे सदस्यों को, हमारे परिवार के लोगों को कोरोना ग्रसित कर रहा है। और दूसरा फिर एक और ये भी बात करेंगे कि हमारे मन में बहुत छोटे छोटे से कुछ मेडिकल से रिलेटेड सवाल होते हैं कि साहब ये वाली गोली खाएं कि नहीं खाएं, अभी डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर का जो आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। छोटे छोटे से सवाल होते हैं कि साहब ये दवाई लें कि नहीं लें, अभी ये टेस्ट कराएं कि नहीं कराएं, अभी टेस्ट करा लिया है तो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी है, उसके रिसेप्शनिस्ट ने बोल दिया साहब डॉक्टर साहब छुट्टी पे गए हैं। तो ये सब चीजों के लिए अगर हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, आप लोग अपने कॉमन क्वेश्चंस उसमें डाल सकते हैं और हम लोग उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और आज से उस चीज की शुरुआत ऐसी करें कि कुलसे समाज एक पूरा परिवार है और हम एक इंटरनेशनल परिवार हैं। अभी यूएस से भी लोग जुड़े हुए हैं, मामा जी जुड़े हुए हैं वहां से, और हम लोग यहाँ पर हैं, प्रियंक छोटा भाई वहां से जुड़ा हुआ है। तो हम सब लोग बैठ के इस पूरी समस्या को एक परिवार की तरह से डील करें, तो मुझे लगता है कि हम सबका भला होगा इसमें। और मेरी तरफ से बस ये कि छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि मैं 24 घंटे 24/7 आप लोगों का किसी का भी कोई सवाल अगर मेरे पास आएगा तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू इट। बस अगर मैं काम कर रहा हूं तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू इट। हो सकता है कि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व नहीं कर पाए, बट ये जरूर होगा कि आई विल ट्राई एंड गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। तो आप मुझे अपने घर का बेटा और डॉक्टर समझिए, जो आपके हित के लिए यहां बैठे बैठे कुछ भी करेगा। तो अब बात करते हैं कोरोना की। बहुत सिंपल वर्ड्स में अपन बात करेंगे। कोरोना जो है एक वायरस है, तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। तो इसका अंतर इसलिए समझना है क्योंकि बैक्टीरिया के लिए आपको एंटीबायोटिक चाहिए होती है, वायरस को मारने के लिए आपको कोई एंटीबायोटिक नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि कोरोना एक वायरस है। तो अब अगला सवाल यह है कि वायरस तो बहुत सारे हैं। फ्लू वायरस है, सर्दी खांसी जुकाम हम लोगों को हर साल होती है, तो कोरोना में ऐसा क्या है? तो कोरोना वायरस जो है उसकी एक खासियत यह है कि ये बहुत जल्दी अपना स्वरूप बदलता है। एक तो हमने एग्जाम्पल देख लिया पिछले साल से अभी तक, इस वायरस ने पिछले साल से अभी अपना स्वरूप चेंज कर लिया है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन होना। यही कोरोना वायरस 2003 में सार्स बन के आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम। यही कोरोना वायरस 2013 में मर्स बन के आया था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और अब वही वायरस चेंज होके कोरोना वायरस बन गया। तो ये वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, इसलिए ये हमारे लिए खतरनाक है। क्योंकि जो फ्लू के वायरसेस होते हैं वो इतनी जल्दी अपना स्वरूप चेंज नहीं करते, और करते भी हैं तो बहुत हल्का सा चेंज करते हैं। फिर हमने फ्लू की वैक्सीन बना ली तो फ्लू की वैक्सीन लग जाती है। तो अब अगला सवाल यह है कि अगर ये बहुत ज्यादा स्वरूप चेंज कर रहा है तो उससे हम कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? तो हम ऐसे अफेक्ट हो रहे हैं कि ये वायरस
बहुत जल्दी आपके शरीर में एंट्री पा रहा है। तो एंट्री तो बहुत सारे वायरस पाते हैं। आपके पास ऐसे वायरसेस होते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पे कभी सोशल डिस्टेंसिंग का नाम भी नहीं सुना। एक को जुकाम हुआ, उससे दूसरे को हो गया, 3 दिन बाद हम भी ठीक हैं, वो भी ठीक हैं, अब काम पर चले गए। तो कोविड वायरस का ऐसा है कि क्योंकि इसका ये नया स्वरूप है, हमारे शरीर को इससे लड़ने की क्षमता नहीं है। हमारे अंदर इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब कोई चीज पहली बार अंदर जाती है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, जिससे कि अगर अगली बार ये वायरस आएगा तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। बिकॉज दिस इज अ न्यू वायरस, तो हमारे शरीर को पता ही नहीं था कि ये नई चीज आ गई है। तो पूरा शरीर के जो इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस से लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। और वो पूरी ताकत से जब लड़ाई चल रही होती है तो उसके सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देते हैं। हाई ग्रेड फीवर, खांसी, और जो वायरस की वजह से जो लंग्स में इन्फेक्शन, लंग में फाइब्रोसिस, निमोनिया, ये सब उस इन्फेक्शन से लड़ाई चल रही है। तो अब ये हमें पता लग गया कि ये वायरस पर्टिकुलरली ज्यादा खतरनाक क्यों है, अब इससे कैसे बचा जाए। तो दो तरीके से आप बच सकते हैं, या तो मेडिकली या फिजिकल बैरियर्स, सोशल फिजिकल बैरियर्स। हमने सबने सुना कि SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सबको पता है WHO ने क्या बोला, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन 2 मीटर की दूरी वो बिल्कुल, वो 100% प्रूवन है। अभी बहुत सारी स्टडीज हो गई हैं, सब ने दिखा दिया कि अगर आप दूर दूर बैठे हुए हैं तो आपको इस वायरस का इन्फेक्शन होने का खतरा कम है। फैलता कैसे है? फैलता है अगर जैसे मैं आपके आगे बात कर रहा हूं और अगर बात करते करते मैंने खांस दिया तो वहां पे एकदम से वायरल लोड ज्यादा आ जाएगा आप सबके सामने, जो भी लोग मेरे साथ कमरे में बैठे हैं। इट इज ऑल अ गेम ऑफ वायरल लोड। वायरल लोड मतलब एक ही जगह पे वायरस का बहुत ज्यादा संगठित होना, जो कि सबको संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप अगर किसी क्लोज रूम मीटिंग में हैं, शादियों में हैं, बर्थडे पार्टीज में हैं, एरोप्लेन के अंदर हैं, सिनेमा हॉल में हैं, वो सब क्लोज रूम है, वो वायरस वहां का वहीं कंसोलिडेट होता रहता है, एक ही जगह इकट्ठा होता रहता है। तो सबसे पहला है सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा आया मास्क। तो अभी मास्क के ऊपर कितनी रिसर्च हो गई, और मुझे बहुत गर्व है इस बात पे कि जिस कंट्री ने मास्क लगाने के बारे में सिर्फ तभी सुना था जब आदमी अस्पताल में भर्ती होता है, वो कंट्री आज वर्ल्ड के लीडिंग मास्क प्रोड्यूसर्स में हो गया। ये जज्बा है हम हिंदुस्तानियों में। मास्क तो बन गए बहुत, लेकिन अभी वो लगाने कैसे हैं? हमने सबने देखा है, व्हाट्सएप पे खूब जोक्स हैं। छींक आई तो मास्क उतार दिया जिससे कि गंदा ना हो जाए, फिर ऊपर कर लिया। फोटो खिंचवानी कैमरे के सामने तो मास्क यहाँ ठोड़ी पे आ गया, फिर ऊपर आ गया। खांसना है तो मास्क नीचे आ गया। कुछ लोग जो तंबाकू खाते हैं, मास्क नीचे किया, तंबाकू थूक दिया, फिर ऊपर आ गया। तो हमको ये जानना है, क्योंकि हमारे मुंह से और नाक से ही ये वायरस बाहर निकल के किसी दूसरे में जा सकता है, और किसी दूसरे से मुंह और नाक के थ्रू ही अंदर जा सकता है। केवल यही दो रास्ते हैं। तो जब हम मास्क लगा रहे हैं, तो अगर हम ये सोचें कि मुझे कोविड है और मैं कैसे अपने इन घर वालों को ना दे दूं, वो अगर हम हमेशा याद रखेंगे तो हमें हमेशा लगेगा कि नहीं नहीं यार, हो सकता है मेरी नाक में, मेरे मुंह में कोविड है और मुझे मास्क ठीक से लगाना है। अच्छा, अभी मास्क N95, ABCDEFGZ तक सारे नंबर्स हैं, और खूब कंफ्यूजन है मास्क को लेकर। एक मास्क लगाएं, दो लगाएं, ट्रिपल लेयर लगाएं। मेरी माँ ने सारे पुराने कपड़े फाड़ फाड़ के घर पे मास्क बना दिए। ये हमारी ताकत है साहब, ठीक है।
और हम लोगों ने वो मास्क पहने। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड टेक्निक है मास्क की वो क्या है। आप अंदर एक कपड़े का मास्क, जो भी अपन यूजुअली अब सब घर के मास्क यूज कर रहे हैं या जो वॉशेबल रियूजेबल मास्क हैं, आप अंदर एक वो वाला मास्क लगाइए, 24 घंटे में एक बार उसको धोइए, बाहर निकलते समय उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क और लगाना है जो डिस्पोजेबल होगा। सर्जिकल मास्क का डिब्बा आता है, 400-500 मास्क एक साथ घर में आ सकते हैं। तो आपको सबको 2 मास्क लगाने ही हैं, क्योंकि 2 मास्क के बीच में एक लेयर रहती है हवा की जो हमें दिखाई नहीं देती। तो वो लेयर जो है वो एक्ट करती है टू ट्रैप द वायरस इन बिटवीन। तो इस लेयर में जब वो वायरस ट्रैप हो जाएगा और आप उस ऊपर वाले मास्क को निकाल के फेंक देंगे, तब आपकी प्रोटेक्शन मैक्सिमम है। अभी N95 में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग सब N95 खरीद सकते हैं, सबने अमेजोन से मंगा सकते हैं, एक क्लिक दूर है अमेजोन से पूरा डिब्बा आ जाएगा घर पे। आप N95 लगा सकते हैं, लेकिन N95 को लगाने से बहुत देर तक बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बहुत देर लगाने पे। हम लोगों को जब हम इंटेंसिव केयर में काम करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, तो हमें लगाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत कष्टप्रद होता है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना कष्ट होता है उसको प्रॉपरली लगाने में। और N95 मास्क की मशीन आती है जो टेस्ट करती है कि ये मास्क आपके चेहरे पे लीक है कि नहीं कर रहा। अगर हम लोग ऐसे ही N95 खरीद के लगा के और जा रहे हैं, उसमें अगर लीक टेस्ट नहीं हुआ है तो वो N95 आपके लिए काम नहीं कर रहा। तो अगर लीक टेस्ट के बिना लगाना है तो अपनी डबल मास्क प्रोटेक्शन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी अभी एक नई स्टडी आई है, उन्होंने दिखाया कि जो लोग डबल मास्क लगा रहे हैं, एक रीयूजेबल मास्क है और एक सर्जिकल मास्क है, जो नीले वाले हम मास्क आते हैं, उससे सबसे अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है फॉर वायरस, प्रिवेंशन ऑफ वायरस का। तो एक हो गया सोशल डिस्टेंसिंग, M से हो गया मास्क, और तीसरे S से हो गया सैनिटाइजेशन, SMS। ये याद रखना अपने को सबको। तो सैनिटाइजेशन के लिए जैसे होता है कि मम्मा पापा उस एज ग्रुप में घर में थोड़ी बहुत बातचीत चलती रहती है, अरे तुमने क्या कर दिया, तुमने हाथ धो लिया। तो मेरी माँ जो है ना, उनको बस यही बोला है कि पागलपन की हद तक हाथ धोने हैं आपको। कोई अगर बोले ना कि हाँ हाँ नहीं नहीं यार ये तुम क्या पागल हो गए क्या आप लोग, हाँ हो गए, पागल होके भी जिंदा रह लेंगे तो अच्छा है। पागलपन की हद तक हाथ धोने हैं, और ये देखना है कि ये हाथ कभी मुंह और नाक के पास नहीं है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स पे, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। ये आपको हमारे पास आने से पहले आप सबको बचा लेंगे। हम में से जिस किसी को भी कोविड हो रहा है, SMS में कहीं ना कहीं चूक हुई है। दिल पे हाथ रख के जिनको हुआ है वो मान जाएंगे कि हाँ साहब हम वहां गए थे, हम वहां शादी में गए थे, हम यहाँ गए थे, हमने यहाँ कर लिया, हमारे बगल में वो बैठे थे, हमने यहाँ हाथ लगा लिया और हो गया। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कि अखबार पढ़ें कि नहीं पढ़ें, सब्जियां लाएं तो कितनी बार धोना चाहिए, दूध वाले से दूध तो लेना है रोज, ये सब हम जब डिस्कशन करेंगे तो हम उसमें भी कवर कर सकते हैं। तो अभी हमने बात करी कि कोरोना वायरस क्या है, एक वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है, तो इस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। दूसरी बात हमने ये करी कि ये SMS एक स्ट्रेटेजी हम सबको अपनानी है, और इसमें ही चूक होगी तभी किसी को भी कोविड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आया कि सिम्टम्स क्या हैं और इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड हमने सबने सुना है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इंद्रेश अंकल तो खैर बहुत अच्छे से जानते हैं इंक्यूबेशन पीरियड्स के बारे में। और तो इंक्यूबेशन पीरियड सिंपल शब्दों में ये होता है कि आप किसी के शरीर में वायरस गया और उसके बाद से कब तक उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत सरल शब्दों में इसका मतलब ये होता है।
जो अपने को फ्लू होता है ना, जुकाम वाला फ्लू, वो 3 से 4 दिन में उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आप आज किसी के सामने गए, उसको जुकाम था, आपको 3-4 दिन में जुकाम हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो नहीं होगा, वो वायरस आप में आया नहीं। कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन तक है। तो आप अगर आज किसी से मिले हैं जिनको कोविड रहा होगा, 14 दिन तक आपको रिस्क है। और अगर 14 दिन के बाद तक आप में सिम्टम नहीं आते, मतलब उस एक व्यक्ति की वजह से आप में नहीं आया है, अगर आप कल बाहर निकले फिर किसी को एक्सपोज हो गए, तो अब अगले 14 दिन और। इस सब के लिए ही लॉकडाउन की पद्धति आई थी कि कंप्लीट लॉकडाउन करो, ये चेन तोड़नी पड़ेगी, जो कि हमने फर्स्ट वेव में बहुत अच्छे से इंडिया में किया भी। तो जो हमारा जो ये चेन तोड़ने की बात है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स ही आते हैं। अब सिम्टम्स क्या आएंगे? बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा। आंख में आ गया तो आंख में खुजली हो गई तो उनको आंख से कोविड हो गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, और इस समय कोविड पे इतना लिटरेचर है, पूरी दुनिया में इतनी स्टडीज हो रही हैं कि कुछ भी छप रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब खराब है, सब गलत है। वो छोटा भाई मेरा वो रिसर्च में है, साइंटिस्ट है, वो ज्यादा बता सकता है इसके बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने को 3 या 4 सिम्टम्स पे फोकस करना है पहले। सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर, और अपने को ये बताना है कि अगर मुझे हाई ग्रेड फीवर है आजकल के टाइम में इंडिया में, तो पहले मैं मान लूं कि मुझे कोविड हो रहा है, और फिर मैं अपने आप को रॉन्ग प्रूव करूं। मतलब पहले आपको बुखार हुआ, खांसी हुई, आप मान लो कि ये हो सकता है कोविड है, टेस्ट कराइए, अपने आप को रॉन्ग प्रूव करिए कि नहीं नहीं कोविड नहीं था, टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है, कोई और फ्लू हो सकता है। लेकिन आप घर से निकल नहीं रहे हो, तो बाकी के जो इन्फेक्शंस लगते थे अपने को साल भर में, वो होंगे नहीं। तो बुखार, हाई ग्रेड फीवर, नई खांसी, न्यूली डेवलप्ड कफ विच इज कॉन्टिन्यूअस इन कैरेक्टर, लगातार खांसी, दिन भर खांसी चल रही है, ये एक बहुत ही डायग्नोस्टिक साइन है इसका। तीसरा जो काफी काफी डायग्नोस्टिक है, वो है लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। तो अपने पास जिसको जो रखना है, लोग कपूर, कुछ तो जो भी जिस चीज का आपको रखना है आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, तो आप मान जाइए कि आप ये कोविड हो गया है। अच्छा, कोरोना और कोविड का अंतर ये होता है, कोविड इज कोरोना वायरस इंड्यूस्ड डिजीज, मतलब इट इज द डिजीज प्रोसेस हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तीसरा सिम्टम, कुछ लोगों में जीआई अपसेट आया, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी हुई, दस्त हुए, भूख नहीं लगना, जी मितलाना, वो सिम्टम्स भी आए। इसके बाद सांस फूलना, बुखार, खांसी और सांस फूलना अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी ही पड़ेगी। अब यहां सवाल उठता है कि वो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करना, सबके घर में आजकल वो एक पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं उसको हम लोग, 99% लोगों ने वो पल्स ऑक्सीमीटर मंगा लिया है। मैंने माँ और पापा के लिए आज ऑर्डर करके भेजा है। ऑक्सीजन के लिए जो जो उसका इंटरप्रिटेशन है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। हमारे आपके शरीर में, हम लोग सब नॉर्मल हेल्दी लंग्स वाले लोग हैं, हमारे शरीर में उसकी रीडिंग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, वो ऐसा एक क्लिप जैसा होता है, यहाँ लग जाता है, और उसको आपको यहाँ पे आप रीडिंग पढ़ सकते हो कि कितनी ऑक्सीजन है। अगर हम 20% ऑक्सीजन एनवायरनमेंट की ब्रीथ कर रहे हैं, तो उसकी रीडिंग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से 100 होनी चाहिए, जो कि गलत है। हम में से किसी की भी अंकल दिखा रहे हैं, देखिए उधर थैंक यू अंकल। तो हम में से किसी की भी अगर 100 नहीं होती तो हमको टेंशन हो जाती है कि अरे हमारे, जैसे मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि हमारी तो 97 चल रही है, हमारी तो 96 चल रही है, मयंक हमारी 98 चल रही है। तो जब तक, जैसे अभी आप लोग सब स्वस्थ हैं, अपना एक बेस लाइन रीडिंग देख लें, 95 एंड अबव इज नॉर्मल,
कुछ लोग स्मोकर होते हैं, उनका 95 तक भी जाता है, वो उनके लिए नॉर्मल है। तो अगर बुखार आया, आपने देखा कि अरे 95 आ गया, तो वो 95 आपका नॉर्मल था। तो एक बेस लाइन रीडिंग अपने अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन की लिख के रख लें अपने पास में, कि जब मेरे लंग्स हेल्दी हैं, मेरी बेस लाइन लंग्स में ऑक्सीजन की रीडिंग ये है। तो उससे आपके डॉक्टर को आपको ट्रीट करते में आसानी होगी, और आपको भी अपना प्रोग्रेशन देखने में आसानी होगी। तो जैसे जैसे लंग्स में निमोनिया बढ़ता जाता है, कोविड न्यूमोनाइटिस बोलते हैं इसको, लंग्स, अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है मतलब निमोनाइटिस हो गया, उसके लंग्स इन्फेक्ट हो गए, तो निमोनिया होता ही है, कोविड से निमोनिया होता ही है। अगर कोविड मतलब कोरोना वायरस इंड्यूस डिजीज हो रही है तो, और नहीं तो हल्का फुल्का एसिम्टोमेटिक रह के निकल गए तो कुछ नहीं होगा। तो रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन वो इंपॉर्टेंट है। आज 99 है, कल 97 हुआ, परसों 95 हुआ, अब ये खतरे की घंटी बज गई। अगर आपका पहले दिन से 95 है, जो पहले भी 95 था, अभी 3-4 दिन और 95 ही रह रहा है, तो आप चिंता नहीं करिए, आप 100 उसे कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लंग्स को ऑलरेडी डैमेज हैं, सिगरेट की वजह से, चूल्हे पे रोटी बनाने की वजह से, या और किसी कारण से, पॉल्यूशन की वजह से। तो अपना अपना एक बेस लाइन सेचुरेशन लगा के रख लें और जान लें कि मेरा बेस लाइन सेचुरेशन ये है, और वो केवल एक डायग्नोस्टिक एड है। उसको लेके हमारे मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं आना चाहिए। वो हमें ये बताता है कि कब अब खतरे की घंटी है, अब हमें डॉक्टरी सलाह लेनी है। कुछ लोगों ने फिर किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख लिया। तो मेरा उनसे ये कहना है कि देखिए, अब आप एनक्रोच कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रखना और घर पे ही ऑक्सीजन लेते रहना वो सॉल्यूशन नहीं है। लोग अपने लंग्स को और डैमेज कर लेते हैं, फिर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिन तो घर पे ऑक्सीजन लगा ली। ऑक्सीजन एक दवा है, ऑक्सीजन एक दवा है, इसीलिए भगवान ने हमें केवल 21% दिए अपने एनवायरनमेंट में। अगर ऑक्सीजन इतनी अच्छी चीज होती तो 100% ऑक्सीजन में हम सब जी रहे होते, लेकिन हमारे आसपास, हमारे आपके आसपास सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, क्योंकि आप इससे ज्यादा यूज करेंगे तो वो दवा की तरह से यूज करनी चाहिए, और दवा को यूज करने का हक केवल डॉक्टर को है। तो आप घर पे, कोई भी, मेरी आपसे विनती है कि कोई भी, जब तक कि डॉक्टर ने नहीं बोला हो कि साहब घर पे ऑक्सीजन लगा के रहिए, तो वो डॉक्टर आपको मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी हुआ कि सिम्टम्स थे खांसी, सर्दी, बुखार, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स लाइक डायरिया एंड वॉमिटिंग। अब ये हुआ कि डॉक्टर से कब मिलना है, जब आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे, किसी को बुखार नहीं कंट्रोल हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो आप मेजर कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन गिर रहा है। 2 दिन देखिए, 3 दिन देखिए, तीसरे दिन अगर उसी रेट पे गिरेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, सीधे डॉक्टर से बात कर लें। अब टेस्ट कब कराना है? खूब इस पर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं, सब सही होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है। तो आपको टेस्ट कराना है जब सिम्टम्स आए, या आप किसी कंफर्म्ड कोविड पेशेंट के एक्सपोजर में आ गए हो। जैसे हम तो यहाँ 24 घंटे, मेरे तो कल भी कोविड पेशेंट्स के ऑपरेशन कराए मैंने, तो हम रोज टेस्ट तो नहीं करा सकते। तो जब तक आप में सिम्टम्स नहीं आते, टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं। आप करा सकते हैं, लेकिन इट विल ऐड मोर स्ट्रेस टू योर लाइफ, इट विल ऐड मोर मेंटल स्ट्रेस टू यू। 90% लोग एसिम्टोमेटिक कैरियर होकर निकल जाते हैं, उनको सर्दी खांसी भी नहीं होती। कोविड आया अंदर, वायरस अंदर गया, सर्दी खांसी भी नहीं हुई, ऐसे ठीक हो गए, पता ही नहीं लगता। टेस्ट करा लिया,
सिम्टम थे नहीं, टेस्ट में पॉजिटिव आ गए, तो और दिक्कत आ रही है। अगर आप किसी को एक्सपोज हुए हैं तो डेफिनेटली आपको कराना पड़ेगा, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो टेस्ट कराना पड़ेगा। अब टेस्ट कराते ही अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है और सिम्टोमेटिक भी है, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेके एक पर्चा मिलता है। इंडिया में तो एक पर्चा तैयार है, उसकी फोटोकॉपी सबके फोन में होगी, इस समय सबके पास होगी। अगर आप उसमें लिस्ट देखेंगे उन दवाइयों की, उसमें एक दवाई है आइवरमेक्टिन, 2 एंटीबायोटिक्स हैं और मल्टीविटामिन और मिनरल्स हैं। तो मल्टीविटामिन और मिनरल हमारी आपकी सबकी वेजिटेरियन डाइट में हमको मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं। और अभी हम लोग सब काढ़ा पी रहे हैं और इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं, तो वो सब चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन अगर कोई सिम्टोमेटिक हो रहे हैं तो उनको मल्टीविटामिन, मिनरल, जिंक ये लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे mygov.in पर जो मिथ बस्टर्स लिखे हुए हैं, उसमें तीसरे चौथे नंबर पे एक मिथ बस्टर ये है कि लोगों को लगता है कि हम तो वो लेमसी पी लेंगे, लेमन का जूस पी लेंगे, तो हमें कोविड नहीं होगा। और ये मिथ है। नाक में तेल लगाना, भाप लेना, नींबू का जूस पीना, हल्दी पीना, ये सब अच्छा है, आप सब करिए, लेकिन ये सप्लीमेंट हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है। आप आज किसी को एक्सपोज हुए और आपने कहा अच्छा शाम को थोड़ा सा हल्दी दूध पी लेता हूं, बस हम तो प्रिवेंटेड हैं, वो मिथ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे लिखा हुआ है और बहुत ही सुंदर चित्रण करके उन्होंने समझाया है कि ये मिथ है। ये सब आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हमने काढ़ा पी लिया है अब हम बच गए, कोविड नहीं होगा, ये मिथ है। तो आप अपने सारे सप्लीमेंट्स लेते रहिए। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन बताना चाहूंगा कि हमारे अभी कुलसे समाज में और हमारे घर में ही बुजुर्ग लोग हैं, सब बुजुर्ग लोग हैं, काफी लोग हैं, सब लोग कोई ना कोई दवाई ले रहे हैं जिससे खून पतला होता है। या तो एस्प्रिन ले रहे हैं, क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं, कोई वॉरफरिन ले रहे हैं, कोई आप ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे खून पतला होता है। अदरक का जूस, लहसुन का जूस, हल्दी, ये सब खून पतला करते हैं। और मेरे पास लिटरेचर है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं आपको इसका पेपर फॉरवर्ड कर दूंगा, आप पढ़िएगा इसको। इंटरनेशनल रिसर्च है, इंडिया के लोगों ने रिसर्च करके बताया है कि हाँ हल्दी से खून पतला होता है और जिंजर से और लहसुन से खून पतला होता है। तो कभी भी इसको दवाई की तरह ही लें। ऐसा नहीं कि अरे बाहर कोविड बहुत फैल रहा है तो 4 बार काढ़ा ले लिया। उस काढ़े में आप ज्यादा लेने से हार्मफुल चीजें भी हो सकती हैं। दालचीनी ज्यादा पीने की वजह से लोगों को लिवर में तकलीफ होने लगी है, तो उसको दवाई की तरह लीजिए। जैसा अपन चाय में जितनी दालचीनी डालते हैं उतना ही डाल के लिया जाए तो वो बहुत अच्छी चीज है, हम भी रोज पीते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि आप लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी चीजें भी ले रहे हैं जिससे उनका इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो अगली दवाई है उसमें आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन पेट के कीड़ों की दवाई, और वो दवाई पाया गया कि कुछ वायरसेस को मारती है। कोई प्रूवन स्टडी नहीं है, लेकिन इंडिया में दी जा रही है। आपका डॉक्टर आपको बताएगा तो आपको लेनी है और लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं उसमें? एंटीबायोटिक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वायरस जैसे ही शरीर में जाता है आपकी इम्यूनिटी कम करता है, तो बैक्टीरिया भी चला जाता है साथ में, और बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया ना जाए इसलिए एंटीबायोटिक भी साथ में दे देते हैं। तो ये हो गया, आपने जो ट्रीटमेंट का पर्चा आया आपने पर्चा ले लिया। अगर कोई हॉस्पिटल, खुदा ना करे किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, तो वहां से
हमारी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मरीज की प्रॉब्लम कि उनको कहाँ ले जा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में रख रहे हैं, किस वार्ड में रख रहे हैं, कुछ नहीं पता। घर वालों की प्रॉब्लम कि उनको यही नहीं पता कि खाना दिया कि नहीं दिया, ऑक्सीजन कितनी चल रही है। मेरी वाइफ के मौसा जी अभी एम्स रायपुर में एडमिट थे कोविड के साथ, और हम यहां से फोन करते थे तो दुत्कार के बात करते थे लोग, बिल्कुल दुत्कार के, कि फोन रखो, बार बार तंग नहीं करो, क्या पूछ रहे हो। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आप देख रहे हैं उनको, देख रहे हैं मौसा जी को। बोले आप क्या बात कर रहे हो, कोविड मरीज के पास कोई जाता है क्या। लेकिन उन डॉक्टर्स ने वहां से उनको ठीक करके आईसीयू से निकाल के घर भेज दिया। वो सब अपनी जान पे खेल के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास थोड़ा सा पीपी वगैरह की सुविधा ज्यादा है। लेकिन मैंने इंडिया में 20 साल काम किया है एज अ डॉक्टर, मुझे पता है वहां के डॉक्टर्स अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स। तो विश्वास रखिए, वो जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है उस पर विश्वास रखिए। आईसीयू से निकल के लोग आते हैं, वेंटिलेटर से निकल के लोग आते हैं, एक स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। इसके लिए हम बैठे हैं, आप हमसे बात करिए, आपको जो पूछना है आप पूछिए हम लोगों से। वहां पे आपकी बात का कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं करता उधर, क्योंकि उनके पास काम इतना है। आप सभी लोग सुन रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है अभी अस्पतालों में, कितने पेशेंट्स हैं, लेकिन डरना नहीं है। पॉजिटिव रहने से जितनी जल्दी रिकवरी होगी वो मेंटल फेज पे डिपेंड करता है आपके। डर के तो काम चलेगा नहीं इस बीमारी से। तो एक बार कोई हॉस्पिटल जा रहा है, समाज की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि उस समय उस परिवार को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। एंड इट इज नॉट फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉट ऑफ थिंग्स इनटू इट। मान लीजिए हस्बैंड एडमिट हो गए तो वाइफ को पता ही नहीं होता कि क्या हो क्या रहा है, कहाँ गए, कौन ले गया, कोई मिलने नहीं जा रहा, किसी से बात नहीं हो रही। उस समय पे आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए। और मुझे बहुत कष्ट होता है, अभी हाल फिलहाल में कुछ फैमिलीज के बारे में सुन के मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने माँ को भी बोला कि आप नंबर दे दीजिए सबको, जिसको बात करनी है बात कर लें, अगर हम नहीं सॉल्व कर सकते तो हम सिर्फ सुन सकते हैं उनकी बात। और मेरे ख्याल में हर हर शहर की कुलश्रेष्ठ सभा अपनी इतना संगठित है, इतना अच्छा मजबूत नेतृत्व है इंद्रेश अंकल और सब लोगों के नेतृत्व में, कि सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जो मेंटल सपोर्ट है ना, वो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, जब कोई पॉजिटिव हो जाता है और जब किसी की फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो हॉस्पिटल का जो भी कोर्स रहा, निकल के घर आ गए। जब आप घर आते हैं तब फेस करना पड़ता है स्टिग्मा। आपका सोशल बाइकआउट होने लगता है। जिस दिन से पॉजिटिव हुए उस दिन से ऐसा हो जाता है कि ये घर के आगे वो लग गया कि अरे ये पॉजिटिव हो गए। वो जो सोशल स्टिग्मा है उसका असर इतना ज्यादा हो रहा है हमारे आपके मन पे कि अब हम टेस्ट नहीं करा रहे हैं अपने। हमको लगता है अरे नहीं नहीं खांसी वांसी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा यार, वो भी तो ठीक हो गए थे। क्योंकि हमें मालूम है जैसे ही हम पॉजिटिव आ जाएंगे तो वो लग जाएगा अपने घर के बाहर, और अड़ोसी पड़ोसी बात करने लगेंगे कि अरे इनको तो हो गया, ये तो थे ही ऐसे, ये तो मुंह खुला रख के घूमते थे। लेकिन ऐसा है नहीं। वो बेचारा 1.5 साल से घर में बंद ही बैठे थे, वो अनफॉर्चुनेटली हो गया उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ एक समाज के तौर पे वो सोशल स्टिग्मा हटाना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। किसी को भी अगर हो रहा है, और देखिए बहुत सारे लोग, हम लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, अपने मतलब उसी शहर में तो नहीं है एटलीस्ट, तो हम लोगों को एक दूसरे को एक मेंटल सपोर्ट देने की बहुत जरूरत है। तो जब आप कोविड से लड़ के वापस आते हैं, आप एक मन में वॉरियर होते हैं, और आप देख रहे हो कि अरे समाज ने तो
समाज ने तो हमको यार बाइकआउट कर दिया, कोई बात नहीं कर रहा हमसे, अपने बच्चों से कोई बात नहीं कर रहा। उस समय आपको मेंटली स्ट्रांग रहने की जरूरत है, और समाज के लोगों से, आपके दोस्तों से, भाई बहन जो आपके लोग हैं, फोन पे बात करिए। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हम और आप देखिए लग रहा है आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। फिर आपका रिहैबिलिटेशन शुरू होता है, और वो रिहैबिलिटेशन फिजिकल और मेंटल और बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल भी होता है। क्योंकि हॉस्पिटल में देखिए क्या है, दोनों तरीके की बातें हैं। वो बोले कि अरे वो डॉक्टर, वो उस हॉस्पिटल वाले ने कहा पहले 5 लाख रुपए जमा करो तब बात होगी आगे। इंडिया में हेल्थ केयर अफोर्ड करना इतना महंगा है ना साहब, कि एक एक नर्स जो आपके बगल में 24-24 घंटे खड़ी रहती है, उसको केवल 8,000 रुपए मिल रहे। वो डॉक्टर को भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, बताऊंगा नहीं कितने मिलते हैं। मेन पैसा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के मालिक लोग लेते हैं। तो अगर आपको वर्ल्ड क्लास सुविधा चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे 100%। हमारी ये हमारा ये हम उस सिस्टम में पैदा हुए हैं, वो हमें पैसे देने पड़ेंगे अगर हमें वो सुविधा चाहिए। तो फाइनेंशियली ड्रेन हो जाते हैं वो लोग, मेंटली स्ट्रेस में है कि कोई बात नहीं कर रहा, फिजिकली कम से कम 6 महीने तक सांस फूलेगी। अगर कोई आईटीयू में रह के, आईसीयू में रह के बाहर निकला है तो कम से कम 6 महीने तक सीढ़ी चढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। मेरा मकसद सबसे बात करने का इसलिए है कि ये समाज हमारा इतना इतना मजबूत समाज है कि अगर हम सब बैठ के बात करेंगे ना, तो मेंटल स्ट्रेस, अब देखिए फिजिकल स्ट्रेस से तो साहब खुद ही लड़ना है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस, बहुत हद तक फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये कम किया जा सकता है। आप लोगों में से सब लोग 99% लोग घर में योगा करते हैं, और योगा और प्राणायाम मेंटल वेलबींग के लिए और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत हेल्पफुल है। वो जारी रखें, करते रहें। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे। रॉयल पेपवर्थ हॉस्पिटल कैम्ब्रिज का एक बड़ा हॉस्पिटल है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन कार्डियक सर्जरी इन वर्ल्ड। और वो इतना रॉयल है कि उसको खोलने के लिए क्वीन आई थी, मतलब इनॉग्रेट करने के लिए, तो वो काफी अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है। रॉयल पेपवर्थ हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर में जो मैक्सिमम पेशेंट एडमिट हुए थे वो ओवरवेट थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनका वेट नॉर्मल है वो बच गए, ऐसा नहीं है, लेकिन देयर इज अ वेरी क्लियर एसोसिएशन बिटवीन बीइंग ओवरवेट, बिकॉज ओवरवेट होने से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी। तो फिजिकल वेलबींग के लिए एक्सरसाइज तो जरूरी है। अब सोफे पे लेट के रिमोट में टीवी चैनल बदलने का टाइम गया। आपको अपने सोफे के सामने एक साइकिल या एक्सरसाइज यंत्र रखना ही पड़ेगा। टीवी के सामने वही रखना पड़ेगा, उस पर बैठ के टीवी देखना है। अपनी एज, अपनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से एक्सरसाइज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 20 किलो का वजन उठा के सब करने लगे, लेकिन आपको अपना वजन संतुलित रखना ही है। और मतलब अंकल, इंद्रेश अंकल हैं, सब लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से एक सामाजिक मुहिम चलनी चाहिए हमारे समाज में, कि ठीक है आज अगर हम शादी में भी हैं, आज हम यहाँ हैं, आज वहां हैं, एक एक दिन महीने का ऐसा रखेंगे कि आज हम सारे लोग वॉक करने ही जाएंगे केवल। और नहीं तो एक सिंपल सी बात है, आपकी कुलशेष समाज की जिस दिन मीटिंग होती है ना, बाहर एक वेइंग मशीन रख दीजिए। हर आदमी को अपना वजन लेना है, फिर अंदर जाना है। कुछ मत करिए, अगली मीटिंग में सबके वजन कम हो। मैंने बहुत गहरा एसोसिएशन देखा है हाई बीएमआई के साथ। बाकी कौन कौन सी डिजीजेस के साथ एसोसिएशन है आई डोंट वांट टू से, क्योंकि जिनको भी वो बीमारी है वो अभी स्ट्रेस में आ जाएंगे।
आप लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मेरा नंबर इंद्रेश अंकल फॉरवर्ड कर ही देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अ होल सोल process of coming out of this disease and staying away from this disease. अब हम आप लोगों के क्वेश्चंस ले सकते हैं। बस मैं एक चीज, प्रियंक अगर है तो प्रियंक तुम कुछ ऐड करना चाहते हो लेटेस्ट रिसर्च के बारे में? ट्रांसमिशन, कोविड ट्रांसमिशन है। अंकल, डॉक्टर प्रियंक को थोड़ा अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाय प्रियंक। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मजे में है। एक सेकेंड जरा, मैं आपको इसमें फोकस में ले आता हूँ। यस, वेलकम प्रियंक। थैंक यू अंकल। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ सभा का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है अपने समाज को अवेयर करने के लिए। एंड इसमें दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर मयंक कुलश्रेष्ठ जो मेरे बड़े भाई हैं और आज इतना अच्छे तरीके से समझाया कि मुझे भैया सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं आज। हाँ जी, आपके सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं इसमें, बहुत सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। मामा जी, हाँ जी, मैंने पिताजी, माता जी, बिल्कुल मैंने सबको देख लिया और सबको व्हाट्सएप पे एक्चुअली मैंने नमस्ते भी भेजा है क्योंकि आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द मीटिंग। और आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं बस यही कहना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन के बारे में। भैया मुझे तो वो बचपन के दिन याद आ गए जब आप अलजेब्रा पढ़ाया करते थे या बायोलॉजी पढ़ाते थे। तो दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ माय मेरे जो करियर आज जहां पर भी मैं हूँ उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो भैया की लेसन्स का ही है। और अब आप समझ सकते हैं कि इतने अच्छे से उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं समझा दिया मेडिकली, सोशली क्या होता है और साइंटिफिकली क्या होता है। तो आई थिंक उन्होंने पूरा जस्टिस किया है इसको समझाने के लिए। एंड भैया यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, बेसिकली यू रैप्ड ऑल द कॉर्नर्स अराउंड एंड आपने बता दिया कि कैसे होता है एंड हम लोगों को कैसे बचाव रखना चाहिए। बस यही है कि अगर आप लोग साइंटिफिक लिटरेचर देख रहे हैं, जैसे भैया ने बोला था पहले भी कि बहुत सारी साइंटिफिक लिटरेचर जो है वो अवेलेबल है, सब कुछ छप रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि कोविड जो है वो एकदम से आया हम लोगों की जिंदगी में, राइट? हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये इससे पहले कि ये था भी, है ना? तो उस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारी लिटरेचर जो है वो छपने लगी। एंड उस टाइम पे कहते हैं कि वो एक्सप्रेस रिव्यूज होने लगे लिटरेचर के, जिसकी वजह से काफी लिटरेचर ऑनलाइन अवेलेबल है। तो प्लीज जो भी कुछ आप लोगों को दिख रहा है उसको जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये साइंटिफिक पेपर छपा है तो इसमें ये लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो ऑथेंटिकेटेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत छपा है, छापा तो जिसने भी छापा है वो सही छापा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि वो उस टाइम पे जितनी हमारी नॉलेज थी कोविड को लेके उससे रिलेटेड छपा है। अभी क्या है कि हम लोग बहुत एडवांस हो गए, हम लोग को बहुत पता लग गया कि आगे मतलब क्या क्या होता है, कैसे डिजीज स्प्रेड होती है। तो अब चीजें बहुत सारी चेंज हो रही हैं और अब जो लिटरेचर अवेलेबल है वो बहुत कंट्रोल्ड भी हो गया है। तो यही मेरे बस 2 सेंट्स हैं और बाकी भैया आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। Thank you, Priyank. Thank you very much. I think we can open it for discussion, uncle. ओके। फेसबुक पे अभी एक हमारे फेसबुक के सज्जन हैं, नाम है राजीव कुलश्रेष्ठ। तो उन्होंने पूछा है, कोरोना स्टार्ट होने के बाद एंटी हिस्टामिनिक एंटीकोगुलेंट लेना चाहिए या हमें कॉम्प्लिकेशन का इंतजार करना चाहिए?
मयंक जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि एंटीहिस्टामिनिक्स तो आप ले सकते हैं। एंटीहिस्टामिनिक्स मतलब छींक आ रही है, नाक बह रही है, एलर्जिक राइनाइटिस हो रही है, आप एंटीहिस्टामिनिक्स ले सकते हैं। जो इन्होंने जो ब्लड थिनर्स की बात करी है, जी उसमें मैं बोलूंगा कि वो बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। आपने सही बोला कि कॉम्प्लिकेशन का वेट करें कि नहीं, नहीं, आपको कॉम्प्लिकेशन का वेट नहीं करना है। एज सुन एज somebody gets admitted to the hospital, we start them on anticoagulants और ब्लड थिनर्स। हम उनको एक ब्लड थिनिंग, खून को पतला करने का इंजेक्शन देते हैं। लेकिन प्लीज दिमाग में ये चीज रखें सब लोग कि एस्पिरिन भी खून को पतला करती है, क्लोपिडोग्रिल भी खून को पतला करती है, और अदरक और लहसुन और हल्दी भी खून को पतला करती है। तो खून पतला करने की कोई भी दवाई अपने आप ना लें प्लीज। तो अभी मैसेजेस में अंकल वंदना मामी जी ने एक लिखा हुआ है कि सब्जियां धोने के बारे में बताएं। तो मामी जी देखिए क्या है, जब सीडीसी कल हम पढ़ रहे थे, सीडीसी की जो रिपोर्ट आई है, जो यूएस में कम्युनिकेबल डिजीज का जो सेंटर है, उनकी रिपोर्ट में वो अपग्रेड करते हैं रोज अपने आप को। जी सब्जियों के ऊपर 24 घंटे तक ड्रॉपलेट्स रह सकती हैं। तो अगर आप सब्जी ला रहे हैं उसको पानी से धोएं, और सब्जियां धोने के बाद हाथ से अपने हाथ धो लें। अब ये एक्सटेंड कि वो सब्जियों को किस किस चीज से धोना है, वो थोड़ा सा हमारी और प्रियंक की कल भी बात हो रही थी कि आप पानी से धो लें। अब सोडे से ही सब्जियां धोनी पड़ेंगी तो ऐसी सब्जी खाने का कोई फायदा नहीं है। सोडा आपको ज्यादा नुकसान कर देगा जिसमें आपने सब्जी धोई है। तो मामी जी, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एक मिनट पहले उनको अनम्यूट कर देते हैं। जी हाँ, संजय जी अनम्यूट हो गए, आप अनम्यूट करिए। जी हाँ। यस प्लीज। First of all, Mayank, really it was a very good explanation, and it was in the very simple words. थैंक यू। And thank you so much for the organizers also. So we understood everything very much clearly, and it was in Hindi, so everyone, I think it's understandable, right? So मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आफ्टर वैक्सीनेशन, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन के बाद में वी आर नाउ ओपन, हम लोग अपना बाहर जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, हग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, राइट? तो ये क्या सच है? और दूसरी चीज ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो कितने समय तक इफेक्टिव है? ओके, तो ये वैक्सीनेशन का मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे मालूम था बहुत क्वेरीज होंगी अपनी वैक्सीनेशन को लेकर। तो देखिए, वैक्सीन आई 4 तरीके की। पहली वैक्सीन आई थी कि आप पूरा वायरस लेके बॉडी में डाल दो, बॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी, एंटीबॉडीज आ जाएंगी। दूसरी वैक्सीन आई कि वायरस को मार दो, फिर उसको बॉडी में डाल दो, एंटीबॉडीज आ जाएंगी। तीसरी आई कि वायरस के ऊपर का जो प्रोटीन है उसको लेके डाल दो, डीएनए पे कैरी कर दो, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। इंद्रेश अंकल बहुत अच्छे से समझा सकते हैं ये सब चीजें। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन का क्या हो क्या रहा है। नंबर 1 चीज कि वैक्सीन मार्केट में तभी आती है जब वो 50% इफेक्टिव होती है। A vaccine is only marketed when it is 50% effective, मतलब 50% लोगों को 100% कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बाकी के 50% लोगों को अभी भी कोविड हो सकता है। तो ये चीज अपने को देखनी है कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है। इंडिया में 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड की एफिकेसी 70 to 80% है, कोवैक्सीन की फेज 3 ट्रायल के बाद 81% है। तो कहने का मतलब यह है कि 81% एफिकेसी के बाद 19% लोग वो होंगे जिनको 100% प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। तो वैक्सीन लेने के बाद भी SMS का पूरा ध्यान रखना है। एक चीज, तो फिर हम वैक्सीन लें क्यों? हाथ में दर्द भी कराओ, साइड इफेक्ट भी अगर किसी को हो रहे हैं, अभी क्वेश्चंस आएंगे देखिएगा। तो वैक्सीन लें इसलिए क्योंकि एक छोटा सा डेटा बताता हूं आपको इंडिया से। जब पहली वेव आई थी लास्ट ईयर वाली फर्स्ट वेव में, 50,000 केसेस जब हुए थे, पहले 50,000 केसेस, 62 डॉक्टर्स डाइड। और इस बार इस वेव में एक भी डॉक्टर, नॉट इवन अ सिंगल डेथ हैज अकर्ड इन मेडिकल फ्रेटर्निटी। पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, पीपल आर शोइंग सिम्टम्स ऑफ कोविड, लेकिन मोर्टेलिटी, लोग मर नहीं रहे हैं।
लोग इंटेंसिव केयर में कम एडमिट हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन ली थी, तो इसलिए हमें वैक्सीन लेना जरूरी है। अब कितने दिन तक इफेक्ट रहेगा तो इसकी मामा जी कोई स्टडी नहीं हुई है। So yeah, that's what I was talking like for here in CDC research for the Pfizer vaccine. So what's happening, like it will last only for 6 months. So what is next after 6 months? But because people, they are thinking once they have vaccination, they can go out, they can hug each other, they can go to restaurants, and they can live like normal life. But I think that's not true. So that's what I want, like if you can focus or just shed some light, like what is next after 6 months or after 1 year, depends on the specific vaccination, right? Again, vaccine, does that mean another vaccine? Yeah. Another dose of vaccine, that would surely mean that. आपकी एंटीबॉडीज चेक होगी, एंटीबॉडीज का क्या इफेक्ट आ रहा है, एंटीबॉडीज कम हो रही है कि नहीं हो रही, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको दूसरी डोज, क्योंकि आप देखिए हेपेटाइटिस बी की 4 डोज लगती है, 0, 1, 6 एंड 12, तो इसकी तो हमें अभी 2 ही लगी। एंड वी आर ऑल लर्निंग एज वी आर फेसिंग दिस पेंडेमिक। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि यू गो एंड हग ईच अदर, you still observe social distancing, but we will know more about it as we progress. There would definitely be, there is a possibility कि आपको अगली डोज एक और लगे 6 महीने बाद, बूस्टर डोज लग जाए। Yeah, thank you so much, Mayank. That was अरे a मामा जी। very good answer. Thanks. Yeah. Vaccination significantly, if it is 69% effective, then it is allowed to do the things. अगर 69% से नीचे होता है तो कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं अलाउ होती है, अथॉरिटी अलाउ नहीं करती है, क्योंकि स्टैटिकली ये 69% इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी सिग्निफिकेंट होती है, अन्यथा देयर इज नो पॉइंट टू हैव ए 50% or so. It is 69% स्टैटिकली। ठीक है, ओके। नाउ आई इनवाइट रोटेरियन विनोद भाटी जी, आपका क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले मैं तो डॉक्टर मयंक को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, जितने इजीली और अच्छे शब्दों में इन्होंने समझाया। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके जो टॉपिक इन्होंने टेकअप किया था, दैट इज रिहेबिलिटेशन। नॉर्मली इन डिजास्टर ऑल्सो हम लोग देखते हैं, सिंस आई वाज वर्किंग विद रेड क्रॉस ऑल्सो, दैट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, एंड वी यूज काउंसलर्स। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, आई थिंक, to train counselors like clinical psychologists who can take up such cases? Senior citizens की प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल कर ही रहे हैं, इंजरीज में कर रहे हैं, सर्जरी के जो केसेस जाते हैं उसमें भी कर रहे हैं। आई एम स्पेशली आस्किंग मयंक एंड अदर्स, डॉक्टर इंद्रेश से भी पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? आई कैन गिव सम सपोर्ट, बट कैन वी ट्रेन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर कोरोना पेंडेमिक? एंड पेंडेमिक में जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बिकॉज पिछले साल के कुछ डेटा हम देख रहे थे एम्स पटना के साथ, तो नंबर ऑफ डेथ वाज मच लेस बिकॉज ऑफ कोरोना, इट वाज मोर बिकॉज ऑफ अदर डिसऑर्डर्स, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। नंबर ऑफ स्ट्रोक केसेस बहुत ऊपर गए हैं जी। और स्ट्रोक क्यों हुआ है? हम ही लोग फेस कर रहे हैं रिसोर्स क्रंच, लोगों को सैलरी नहीं मिल पाई, अपने स्टाफ को हम लोग सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस आई हैं। अब कॉन्स्टेंटली we are unable to sleep, we have got stress, and these things require practical counseling, and which the treating doctor, because he is busy, जो बोल रहे थे, मयंक ने बताया कि कभी कभी कॉल करते थे, झड़क देते थे, but still I say कि they were real corona warriors। उन लोगों ने काम किया, डेथ को तो रिड्यूस किया, लेकिन अगर काउंसलिंग का सेपरेट सेक्शन, considering all studies, and if we can get help from using CDA Atlanta ने भी कुछ इस पे काम किया है, but that is not, I think it's not suitable for Asian countries. Can we develop a program in India? Since Mayank is from here and there are so many people working abroad, they can, who have got Asian background. जी, ये हम जैसे एक जानकारी लेना चाह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पोस्ट कोरोना जो पैरासिटामोल तो अलाउ कर देते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते हैं? बस ये जो है। थैंक यू वेरी मच मयंक फॉर ए नाइस प्रेजेंटेशन, और बाकी सबको भी लोग बधाई देंगे। थैंक यू वेरी मच अंकल। तो देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हम ध्यान ही नहीं देते सर। इंडिया में हम बात ही नहीं करते इस बारे में। लोगों को पोस्टपार्टम साइकोसिस होती है, बच्चा होने के बाद लेडी को एक पोस्टपार्टम साइकोसिस होती है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। हम लोग कहते हैं अरे नहीं ये तो मतलब अरे ड्रामे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब हम उसको इग्नोर ही करते हैं सर। तो आपने इस समाज के पटल पे ये बात उठा के हम सबको ये चीज को मानने के लिए एटलीस्ट मजबूर कर दिया है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है और उसको एड्रेस करने के लिए आपको ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट चाहिए। कैम्ब्रिज ने अपने कोविड टेस्टिंग के लिए, कोविड साइकोलॉजी के लिए, पेशेंट्स के लिए अपने गाइडलाइंस निकाल दी हैं। इंडिया में किसी को भी जरूरत है तो मैं वो गाइडलाइंस फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बहुत सिंपल पेपर्स हैं, किस मुद्दे पे बात करनी है, कैसे बात करनी है,